राजस्थान वीडियो के क्लास में अपना जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है नदी घाटी सिंचाई परियोजना। क्या है? नदी घाटी सिंचाई परियोजना, ये अपना चैप्टर था। और इस चैप्टर का हमने लगभग आपको पाठ प्रथम करवा दिया है। और उस पाठ प्रथम में हमने आपको बताया था कि सिंचाई परियोजना क्या होती है, ये कहाँ पर बनाई जाती है, ये क्यों बनाई जाती है, सारा कुछ हमने आपको करवाया था। इनके उद्देश्य क्या है, और इसके अलावा हमने आपको बताया था कि बांधों के लाभ क्या हैं, बांधों की हानि क्या है, बांध क्यों बनाए जाते हैं, और हमने इसके प्रकार सारा कुछ इसमें कुछ करवाया था पाठ प्रथम में। तो जिन विद्यार्थियों ने पाठ प्रथम को जाके नहीं देखा है, पाठ प्रथम को जाके देख सकता है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है। और आगे हमने आपको इसमें 2-3 परियोजना भी करवाई थी इसके प्रथम पार्ट में, और 2-3 परियोजना में हमने आपको व्यास परियोजना तक करवा दिया था। कहाँ तक करवा दिया था? व्यास परियोजना तक करवा दिया था। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले वहाँ से आगे की परियोजना। तो वहाँ से आगे की परियोजना है चंबल घाटी परियोजना, जो कि आपकी तीसरी परियोजना है। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। तो इसका निर्माण 1953-54 में हुआ था। कब हुआ था? 1953-54 में हुआ था। ठीक है। अब ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश ही इसके जल का आधा आधा उपयोग करते हैं। ये परियोजना जिससे जल प्रोवाइड होता है उसका आधा आधा, यानी कि लगभग 50% तो राजस्थान करता है और 50% मध्य प्रदेश करता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा रखा है 50-50%। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमको यहाँ लिखाना था, ये लेकिन गलती से यहाँ लग गया है, तो आप इसको यहाँ मत लिखना। जब आप नोट्स बनाओ ना तो आप इसको यहीं लिखना। ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसमें सहयोग किसका था जब ये इसका निर्माण किया गया था परियोजना का। तो इसमें किसने वित्तीय सहयोग दिया था? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, 3 राज्यों ने इसमें वित्तीय सहयोग दिया था। 2 राज्य मत कर देना, कहीं 2 राज्य कर दो। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। अब बात करते हैं इसके निर्माण प्रक्रिया की। तो इसका निर्माण प्रक्रिया 3 चरणों में हुई थी, जिसमें 4 बांधों का निर्माण किया गया था। कितने बांध? 4 बांधों का निर्माण किया गया था। ठीक है ना। तो इसके निर्माण प्रक्रिया को समझने से पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं, ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है। देखिए ये तो हो गई आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान से होते हुए यूपी में जाकर यमुना से मिल जाती है। तो ये तो हो गया इसका ऊपर का डाटा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए थे। कौन कौन से थे? तो प्रथम चरण में 2 बांध बनाए गए थे भाई। ठीक है। और दोनों बांधों की बनाने की डेट है सेम, याद रखना, दोनों बांधों को बनाने की डेट कैसी है? सेम डेट है। अब बात करते हैं कौन कौन से बांध बनाए गए थे। तो प्रथम चरण में पहला बांध बनाया था जिसका नाम है गांधी सागर बांध, जो कि 1960 को बनाया गया था। और प्रथम चरण में दूसरा बांध बनाया गया था जिसका नाम है कोटा बैराज बांध। क्या है? कोटा बैराज बांध। ये भी 1960 को बनाया गया था। मैंने बताया था ना, दोनों की डेट सेम है। अब कोटा बैराज बांध की कुछ खास बातें जान लेते हैं। देखिए इसका जो जल है उसके जल का उपयोग सिर्फ सिंचाई के लिए किया जाता है, और इसका जो कैचमेंट है वो सबसे बड़ा है। कैचमेंट क्या होता है? कैचमेंट होता है एरिया। इस तरह से सपोज कीजिए ये हो गया आपका कोटा बैराज बांध। तो इस तरह से जल ग्रहण करने का जो एरिया है ना इस बैराज बांध का, ये सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा। इस प्रकार से इसका कैचमेंट सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान में किस बांध का कैचमेंट सबसे ज्यादा है? कोटा बैराज बांध का कैचमेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण में एक और बांध बनाया गया था जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। ये 1970 में बनाया गया था। और तीसरे चरण में एक और बांध बनाया गया था जिसका नाम है जवाहर सागर बांध या फिर कोटा बांध। ये 1972 में बनाया गया था। तो ये तो होती है इसके निर्माण प्रक्रिया पूरी। ठीक है ना। अब इसके निर्माण प्रक्रिया में हमने इसके बांधों का निर्माण देख लिया। अब देखते हैं इसकी लिफ्ट नहरों के बारे में। देखिए इधर दाईं तरफ अगर हम जाएंगे इस नहर की, तो दाईं तरफ क्या मिलेगा? हमको ऊंची भूमि मिलेगी। कैसी भूमि मिलेगी? ऊंची भूमि मिलेगी, जिसकी वजह से यदि हम इसकी तरफ नहर निकालते हैं ना तो नहरों का पानी चढ़ता नहीं। अब नहरों का पानी नहीं चढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? इस नदी के पानी को पहले तो उठाएंगे ऊपर। कहाँ उठाते हैं? ऊपर। ऊपर उठाने के बाद इसको छोटी छोटी नहरों के द्वारा, जिनको हम लिफ्ट नहर कहते हैं, उनके द्वारा बहा दिया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की नहरों को क्या बोलते हैं? लिफ्ट नहर बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ गया हो? दाईं तरफ यदि हम लिफ्ट नहरों की संख्या देखें तो 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। कितनी लिफ्ट नहरें? 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। और बात करते हैं बाईं तरफ की, तो बाईं तरफ 2 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। कितनी नहरें? 2 लिफ्ट नहरें। कौन कौन सी है? एक तो बूंदी के लिए जाती है, एक कोटा के लिए जाती है। ठीक है, याद रखना। बाईं तरफ 2 लिफ्ट नहर हैं और दाईं तरफ 8 लिफ्ट नहरें। तो इस प्रकार से ये तो होती है आपकी चंबल घाटी सिंचाई परियोजना पूरी। और इसमें देखिए कौन कौन से प्रथम चरण और द्वितीय चरण मैंने आपके लिखा रखे हैं। प्रथम चरण में 2 बांध बने, गांधी सागर बांध प्लस कोटा बैराज बांध। दूसरे चरण में एक और बांध बना जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बना। क्वेश्चन उठेगा तो इस टॉपिक में यहीं से उठ जाएगा, टेंशन मत लेना। चंबल घाटी परियोजना यहीं से आ जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगली परियोजना की जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। देखिए माही बजाज सागर परियोजना क्या है? आप सभी जानते हैं जो माही नदी है वो दक्षिणी राजस्थान में बहती है। कहाँ पर बहती है? दक्षिणी राजस्थान में बहती है और यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में। ठीक है। कैसे आकार में? उल्टे यू आकार में बहती है। तो देखिए इसका डायग्राम समझ लीजिए, उसके बाद इसके पॉइंट देखते हैं। तो ये तो हो गई आपकी भाई माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है। इस माही नदी में क्या है? 2-3 बांध बने हुए। कौन कौन से? देखिए इसका प्रथम बांध बना हुआ जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। क्या है? माही बजाज सागर बांध। कहाँ पर बना हुआ है? बोरखेड़ा तहसील बांसवाड़ा में ये बांध बना हुआ है। और 1983 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। मतलब 1983 में इस बांध का उपयोग करने लग गया था अपना राजस्थान।
अब इस बांध में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो देखिए ये जो बांध है, ये बांध 2 राज्यों ने बनकर बनाया है। कौन कौन से राज्य, एक तो गुजरात ने मिलकर बनाया है, प्लस एक राजस्थान ने मिलकर बनाया है। जब 2 राज्यों ने मिलकर बनाया है तो दोनों राज्य इसके जल का उपयोग करेंगे। तो दोनों राज्य करते हैं तो किस किस अनुपात में करते हैं समझिए। राजस्थान तो करता है 45% जल का उपयोग और गुजरात करता है 55% जल का उपयोग। किस नदी पर बना हुआ है, माई नदी पर। कहाँ पर बना हुआ है, बोरकड़ा तहसील बांसवाड़ा में, ठीक है। कौन सा बांध है, माई बजाज सागर बांध, याद रखना। इसके आगे और चलते हैं तो एक और बांध मिलता है जिसका नाम है कागजी बांध। कौन सा बांध है, कागजी बांध। ठीक है, कागजी बांध से 2 नहरें निकाली गई, एक का नाम है बीकाबाई सागवाड़ा और एक का नाम है आनंदपुरा। तो 2 नहरें किससे निकाली गई कागजी बांध से, कौन कौन सी नहरें, बीकाबाई सागवाड़ा और एक का नाम है आनंदपुरा। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक और बांध बना हुआ जिसका नाम है कड़ाना बांध। क्या नाम है, कड़ाना बांध। जो ये कड़ाना बांध है 100% कहाँ पर बना हुआ है, 100% गुजरात में बना हुआ है और गुजरात का ही बांध है, याद रखना। इसमें राजस्थान का कोई हिस्सा या कोई योगदान नहीं है, ठीक है ना। तो कड़ाना बांध में राजस्थान का कोई हिस्सा या कोई योगदान नहीं है, इस बात को आप याद रखना। आगे बात करते हैं, मैंने एक नोट लेकर रखा है, नोट को समझिए। राजस्थान का सबसे लंबा बांध या फिर पक्का बांध है, उसका नाम है माई बजाज सागर बांध। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और सबसे पहला पक्का बांध है, ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 3109 मीटर लंबा है। और दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो दूसरा लिखा हुआ है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। कहाँ पर बना हुआ है, प्रतापगढ़ में बना हुआ है। ये 81 मीटर ऊंचा बांध है, ठीक है ना। कितना है, 81 मीटर ऊंचा बांध है। देखिए बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना तो हो गई है भाई अपनी कंप्लीट, और अब हम पढ़ने वाले हैं वृहद सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना है, वृहद सिंचाई परियोजना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा वृहद सिंचाई परियोजना क्या है। तो मैंने आपको पाठ प्रथम में बता दिया था कि वृहद सिंचाई परियोजना क्या होती है, मध्यम क्या होती है, लघु क्या होती है, सारी की सारी परियोजना बताई थी। तो देखिए लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए वृहद सिंचाई परियोजना क्या होती है, ऐसी परियोजना जिनका उपयोग 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई करने में किया जाता है। तो इस प्रकार की परियोजना को वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं, ठीक है ना। अब मत बोलना इसको, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पहली परियोजना पड़ती है गंगा नहर सिंचाई परियोजना। कौन सी, गंगा नहर सिंचाई परियोजना। देखिए गंगा नहर सिंचाई परियोजना में लिखा हुआ है राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। ये कैसी है, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना। अब पढ़ेंगे इसके निर्माण की प्रक्रिया। तो निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ने से पहले एक समझौता पढ़ लेते हैं जो कि 4 सितंबर 1920 को हुआ था। ये समझौता क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, तो इसे समझने के लिए आपको भारत के मैप में जाना पड़ेगा। किसमें, भारत के मैप में। और ये जो भारत का मैप है ये आज़ादी से पहले का मैप है, याद रखना। किससे, आज़ादी से पहले का मैप है भाई। क्यों, क्योंकि 1947 से पहले अपना भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय भारत रियासतों में बटा हुआ था और बीकानेर रियासत का ही राजा था जिसका नाम था गंगा सिंह, ठीक है ना। वो गंगा सिंह ही गंगा नहर लेके आया था। अब देखिए घटना क्या घटित होती है। यहाँ पर एक रियासत थी जिसका नाम था पंजाब रियासत। क्या नाम था, पंजाब रियासत। और यहाँ पर एक रियासत थी जिसका नाम था बहावलपुर रियासत, ठीक है। ये बहावलपुर रियासत आज पाकिस्तान में है वर्तमान में, उसमें विभाजन नहीं हुआ था भारत का। और एक और रियासत थी इसके नीचे, ये थी आपकी बीकानेर रियासत। और इस बीकानेर रियासत का राजा था गंगा सिंह। कौन था, गंगा सिंह, याद रखना, ठीक है ना। अब होता क्या है, पंजाब रियासत से भावलपुर रियासत के लिए एक नदी जाती थी जिसका नाम था सतलज नदी। क्या नाम था, सतलज नदी। तो बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, इस सतलज नदी से एक छोटी सी नहर निकाली जाए और अपने गंगानगर राज्य में लाई जाए। किसमें, गंगानगर राज्य में। बीकानेर के ऊपर ही तो है गंगानगर। तो गंगानगर उस समय बीकानेर रियासत में था। तो इस प्रकार उसने ये दिमाग लगाया और गंगानगर राज्य का एक विचार आया उसके दिमाग में। तो उसने क्या किया, वो पंजाब रियासत के राजा के पास गया, प्लस भावलपुर रियासत के राजा के पास गया और खुद भी गया। तो तीनों ने मिलकर के 4 सितंबर की बात थी, 4 सितंबर 1920 को ये समझौता किया और सतलज नदी से निकाल करके एक छोटी सी नहर लाई गई जिसका नाम था गंग नहर। क्या नाम था, गंग नहर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गंग नहर लाने की घटना पूरी होती है। अब समझते हैं हम एक एक पॉइंट को डायग्राम के साथ, ठीक है। तो देखिए, तो देखिए ये रहा आपके गंग नहर का डायग्राम, ठीक है। ये आपके गंग नहर का डायग्राम है। अब इसको समझते हैं। देखिए ये आपका हुसैनी वाला हेड है। जो हुसैनी वाला हेड है वो पंजाब में पड़ता है और जगह का नाम क्या है, फिरोजपुर। पंजाब में फिरोजपुर नामक जगह पर ये हुसैनी वाला हेड पड़ता है। और वहीं से जो है सतलज नदी से ये गंग नहर काटी गई है छोटी सी। और इस गंग नहर की लंबाई यदि हम देखें तो लगभग 112 किलोमीटर। कितनी, 112 किलोमीटर। तो ये पंजाब में ही बहती है, पंजाब में ही बहती है, ठीक है, याद रखना। अब पंजाब में 112 किलोमीटर बहने के बाद ये प्रवेश करती है गंगानगर में। कहाँ पर प्रवेश करती है, गंगानगर में। तो गंगानगर में किस जगह पर प्रवेश करती है, देखिए गंगानगर में खक्का नाम की जगह पर ये प्रवेश करती है, ठीक है। गंगानगर में खक्का नाम की जगह पर प्रवेश करती है। उसके बाद 17 किलोमीटर तक ये चलती है। कितने, 17 किलोमीटर तक। 17 किलोमीटर इसकी राजस्थान में मुख्य नहर की लंबाई है और 112 किलोमीटर जो है पंजाब में इसकी लंबाई है, ठीक है। तो 17 किलोमीटर चली। 17 किलोमीटर चलने के बाद ये शिवपुरी हेड तक इसका एंड हो जाता है। शिवपुरी हेड कहाँ पर है, ये भी आपके गंगानगर में है। तो गंगानगर में प्रवेश कहाँ से करती है, प्रवेश करती है खक्का नाम की जगह से और कहाँ तक चलती है, शिवपुरी हेड गंगानगर तक, ठीक है। तो ये मुख्य नहर की लंबाई होगी 112 प्लस
17, लगभग 129 किलोमीटर इसकी मुख्य नहर की लंबाई होगी टोटल, जहाँ से सतलज नदी से चल रही है, कहाँ से, हुसैनी वाला हेड से। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से आगे के बाद, जब शिवपुरी हेड तक ये आ जाती है तो यहाँ से आने के बाद होता क्या है, यहाँ से आने के बाद इसकी छोटी छोटी शाखाएं बना दी जाती हैं इस तरह से। ठीक है, छोटी छोटी शाखाओं में ये बांट दी जाती है। अब भाई गंगानगर 17 किलोमीटर तक ये आती है तो इससे कोई काम थोड़ी चलेगा, तो यहाँ से इसको छोटी छोटी शाखाओं में बांट दिया जाता है। अब ये शाखाएं कौन कौन सी देखिए, शिवपुरी हेड से एक शाखा निकाली जाती है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण शाखा। क्या नाम है, लक्ष्मी नारायण शाखा। और एक और शाखा निकाली जाती है जिसका नाम है समेजा कोठी। और उसके बाद एक और शाखा निकाली जाती है जिसका नाम है लालगढ़ शाखा। और इसकी जो लास्ट और अंतिम जो शाखा होती है उसका नाम है करड़ी शाखा। ठीक है ना, ये इसकी 3-4 शाखा हैं। और इसकी जो मुख्य नहर है वो कहाँ तक है, वो आपकी शिवपुरी हेड गंगानगर तक है और लगभग 17 किलोमीटर राजस्थान में प्रभावित करती है। अब देखिए इसके बिंदु देखते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी मुख्य नहर की लंबाई 129 किलोमीटर, जिसमें से 17 किलोमीटर राजस्थान में बहती है और 112 किलोमीटर पंजाब में बहती है। उसके बाद शाखा सहित जो आपकी शाखाएं निकाली ना, मैंने इस तरह से शाखाएं निकाली, यदि उन शाखा सहित कुल लंबाई इसकी काउंट की जाए तो 1280 किलोमीटर ये लंबाई बैठती है। कहाँ से, हुसैनी वाला हेड पंजाब से लेकर के कहाँ तक, करड़ी की शाखा तक। जो करड़ी शाखा ना, जो इसका अंतिम पॉइंट है, तो वहाँ तक इसकी कुल लंबाई 1280 किलोमीटर बैठती है। ठीक है ना, उसके बाद सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, जो गंगा नहर से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है वो है आपका गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर। उसके बाद नोट मैंने आपको लिखा रखा है, गंगानगर से पूर्व बीकानेर रियासत में पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होती थी। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जब गंगा नहर नहीं थी तब क्या था, जब गंगा नहर नहीं थी गंगानगर में या फिर पश्चिमी राजस्थान में, तब इसकी सिंचाई किससे होती थी। तब इसका मतलब ये थोड़े के लोग होके रहते होंगे, ऐसा नहीं है। उस समय पश्चिमी यमुना एक नहर बहती थी इसमें, तो उस पश्चिमी यमुना से इसकी सिंचाई की जाती थी। लेकिन जब गंगा नहर आ गई तो पश्चिमी यमुना जो है नहर थी उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, अपनी अगली परियोजना आती है IGNP। कौन सी, IGNP। इसका मतलब होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना है। कैसी है, कृत्रिम सिंचाई परियोजना, याद रखना इस चीज़ को आप। आगे बात करते हैं, इसमें एक इतिहास दे रखा है, इसका छोटा सा इतिहास है, इसको जान लेते हैं। देखिए इसका जो इतिहास है ना, इसके निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखना। किसमें, निर्माण प्रक्रिया में। जिस तरह से गंगा नहर की निर्माण प्रक्रिया में उसका इतिहास था ना, मैंने आपको बताया था, इसी तरह से छोटा सा इतिहास है, इसको समझ लीजिए, तब जाके आपको इसका बेस समझ में आएगा। देखिए इसका इतिहास है, बीकानेर रियासत के राजा थे शार्दुल सिंह। कौन थे, शार्दुल सिंह। उसने एक नया विभाग बनाया था जिसका नाम था सिंचाई विभाग। क्या नाम था, सिंचाई विभाग। इसका अध्यक्ष बना दिया था कंवर सिंह को। किसको, कंवर सिंह को। जो कंवर सिंह था वो एक इंजीनियर व्यक्ति था। कैसे व्यक्ति था, इंजीनियर व्यक्ति। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, इसको कंवर सिंह को इसका अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन शार्दुल सिंह ने कंवर सिंह से कहा कि भाई आप इसके अध्यक्ष तो बन गए हो, अब बीकानेर रियासत के लिए पानी उपलब्ध करवाना ये आपकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। अब कंवर सिंह टेंशन में हो गया। टेंशन में क्यों हो गया, क्योंकि बीकानेर रियासत जैसी रियासत के लिए पानी पीने के लिए तो उपलब्ध नहीं होता है, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस प्रकार से टेंशन में होते हुए एक दिन ये सोच रहा था, तो इसने सोचा जब बीकानेर रियासत में गंगानगर राज्य तक गंगा नहर लाई जा सकती है तो क्या कोई दूसरी नहर नहीं लाई जा सकती। इस विचार से उसने 1948 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट लिखी और उसमें लिखा कि बीकानेर रियासत हेतु पेयजल की आपूर्ति की जाए, और उसमें नहर निर्माण का एक सुझाव दिया और उसमें बताया सतलज प्लस व्यास नदी से एक नहर निर्मित की जा सकती है। तो यह था IGNP के पीछे का इतिहास। अब पढ़ेंगे यहाँ से आगे। ठीक है ना, अब यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब कंवर सिंह ये नहर लेके आया था तो उस समय इसका नाम IGNP नहीं था। क्या नहीं था, IGNP नहीं था। तो उस समय इसका नाम क्या था, तो उस समय इसका नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था, उस समय इसका नाम राजस्थान नहर था। मतलब कंवर सिंह एक नहर लेके तो आया था, लेकिन किस नाम से लेके आया था, राजस्थान नहर के नाम से लेके आया था। IGNP इसका नाम बाद में पड़ा था, याद रखना। ठीक है ना, इसका नाम बाद में पड़ा IGNP। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी ना, उसके बाद इसका नाम IGNP रखा गया था, राजस्थान नहर का नाम। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं इसके डिटेल के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उद्घाटन या आधारशिला, मतलब इसका उद्घाटन कब किया गया, इसका उपयोग कब करने लगे हम इस नहर का उपयोग, राजस्थान नहर का उपयोग। तो 31 मार्च 1958 को इसका उपयोग शुरू हो गया था और इसका उद्घाटन किया था उस समय के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने। किसने, गोविंद वल्लभ पंत ने। चलो ये तो होगी इसके उद्घाटन की बात। यदि निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो इसका निर्माण कब से शुरू हुआ था, तो इसका निर्माण 1952 से शुरू हुआ था। कब से, 1952 से इसका निर्माण शुरू हुआ था और 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन किया गया था। अब मैं आपको ये जो डायग्राम बगल में दिख रहा है आपको ये समझा देता हूँ, समझिए। ये आपकी व्यास और सतलज नदी है। कौन सी, एक तो है व्यास और एक है सतलज। देखिए इधर से शुरू होती है व्यास चलना, इधर से शुरू होती है सतलज चलना। तो ये आपस में मिल जाती है हरिके बैराज में। कहाँ जाके मिल जाती है, हरिके बैराज में। जब ये हरिके बैराज में मिल जाती है तो 1952 में एक नहर निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। उस नहर का नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था, राजस्थान नहर। इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाता है 1952 में। तो ये नहर कहाँ से होकर आती है, ये नहर पंजाब से होते हुए, हरियाणा से होते हुए राजस्थान
में टिब्बी नामक गांव में प्रवेश करती है, जो कि मसीताबाली हेड में पड़ता है। और मसीताबाली हेड कहाँ पर पड़ती है? हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखना। अब एक बात बताइए आप मुझे, जब ये नहर पंजाब से होते हुए, राजस्थान से होते हुए, हरियाणा से होते हुए, तीनों राज्यों से होते हुए आ रही है, तो क्या पंजाब वाले इसके नहर के पानी का उपयोग नहीं करेंगे? क्या हरियाणा वाले नहीं करेंगे? और ऐसा ही हुआ ऐसा इस नहर का निर्माण हुआ तो था राजस्थान के लिए, लेकिन जब इसका पानी आ रहा था तो आधा पानी पंजाब वाले ले लेते थे, आधा हरियाणा वाले ले लेते थे। तो इसका समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या सोचा? राजस्थान सरकार ने कहा कि हरीके बैराज बांध से लेकर के मसीताबाली हेड तक इस नहर का नाम है राजस्थान फीडर। क्या नाम है? इस नहर का नाम राजस्थान फीडर है। तो उसने इस नहर का नाम राजस्थान फीडर रख दिया, जिसकी लंबाई लगभग 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। तो 204 किलोमीटर पंजाब तथा हरियाणा इन दोनों राज्यों में इसकी लंबाई 204 किलोमीटर। उसके बाद ये मसीताबाली हेड में प्रवेश कर जाती है, और मसीताबाली हेड से लेकर के हरीके बैराज तक इसका नाम क्या है? राजस्थान फीडर। याद रखना, मसीताबाली हेड से लेकर के हरीके बैराज तक इसका नाम राजस्थान फीडर है। राजस्थान फीडर का मतलब होता है इसके पानी का उपयोग सिर्फ राजस्थान ही करेगा, अदरवाइज कोई व्यक्ति इसके पानी का उपयोग करता है तो वो दंड का भागीदार रहेगा। किसका? दंड का भागीदार रहेगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके आगे। देखिए राजस्थान फीडर तक हम इस नहर को ले आए थे, मसीताबाली हेड तक। मसीताबाली हेड से आगे हम चलेंगे और ये हम पढ़ने वाले हैं आईजीएनपी पूरा का पूरा। देखिए आईजीएनपी इसका लगभग 1984-85 में नाम रखा गया था, लेकिन इससे पहले हम इसके निर्माण के 2-3 चरण दिए हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं। देखिए इसके निर्माण जो है 2 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 2 चरणों में। प्रथम चरण में क्या हुआ था? प्रथम चरण में राजस्थान फीडर का निर्माण हुआ था, जो कि हरीके बैराज बांध से लेकर के मसीताबाली हेड तक चला था। ये हरीके बैराज बांध हो गया, ये आपकी मसीताबाली हेड हो गई, राजस्थान का टिब्बी गाँव, ये यहाँ तक चला था। इसमें लगभग 204 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। ये आपके प्रथम चरण में इसका निर्माण हो गया था। और साथ में प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ? अब मसीताबाली हेड से प्रथम चरण में जब ये मसीताबाली हेड से नदी चलती है या नहर चलती है तो कहाँ तक पहुँचती है? बीकानेर तक पहुँच जाती है। कहाँ तक? बीकानेर तक। बीकानेर में एक जगह है जिसका नाम है पोंगल। क्या जगह है? पोंगल इसका नाम है इस जगह का। तो बीकानेर तक पहुँच जाती है। बीकानेर में ये कितने किलोमीटर तक की लंबाई तक आती है? मसीताबाली हेड से लेकर के और बीकानेर के पोंगल तक 189 किलोमीटर की लंबाई तक आती है, ठीक है ना। तो इसके प्रथम चरण के 2 कार्य पूरे हो जाते हैं, एक तो आपके राजस्थान फीडर का, एक इसकी मुख्य नहर का, जो कि मसीताबाली हेड से लेकर के पोंगल बीकानेर तक 189 किलोमीटर तक आती है। ये वाला डायग्राम भी मैंने आपको आगे इसमें लगा रखा है, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब उसके बाद इसका दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण में पोंगल बीकानेर से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका निर्माण कार्य शुरू होता है। तो ये आपका पोंगल बीकानेर हो गया, इधर से आपका ये मोहनगढ़ जैसलमेर हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई थी वो है 256 किलोमीटर। कितनी है? 256 किलोमीटर। ये आपके तीसरे चरण में इसका निर्माण कार्य पूरा होता है। तो देखिए ये मैं आपको डायग्राम से समझा रखा है सारा का सारा, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो इसकी ब्यास नदी दे रखी है, यहाँ पर आपको सतलज नदी, ये आपके हरीके बैराज बांध हो गया। इधर से 1952 में इसका निर्माण कार्य होता है प्रारंभ, ठीक है। अब यह नहर पंजाब से होते हुए हरियाणा से होती है, राजस्थान के टिब्बी गांव में यानी कि मसीताबाली हेड तक प्रवेश कर जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। अब मसीताबाली हेड से कहाँ से? इस मसीताबाली हेड से लेकर के पोंगल बीकानेर तक इसकी मुख्य नहर है, जो राजस्थान की मुख्य नहर की सीढ़ी में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि मसीताबाली हेड से तो शुरू होती है राजस्थान की मुख्य नहर ये वाली, तो इसकी पोंगल बीकानेर तक कितनी लंबाई है? इसमें आपको 189 किलोमीटर लंबाई दे रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कितनी दे रखी है? 189 किलोमीटर। ये आपकी मुख्य नहर होगी। अब इसके बाद पोंगल बीकानेर से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका दूसरा चरण चालू होता है, और इसके दूसरे चरण में इसकी लंबाई 256 किलोमीटर। कितनी है? 256 किलोमीटर इसकी सेकंड चरण की लंबाई है। तो आप इस डायग्राम को नोट कर लेना, बना लेना अपनी कॉपी में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डायग्राम है, इसको समझ लेना। मैंने पूरा समझा दिया, वैसे इसमें समझने वाली अब कोई बात रही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसकी शाखाएं क्या हैं और लिफ्ट नहर परियोजना क्या है। देखिए शाखाएं क्या होती है, मैंने आपको लिखा रखा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दाईं ओर ढलान है, और ढलान होने की वजह से वहाँ पर पानी आसानी से जाता है, तो उस क्षेत्र में क्या निकाली जाती है? शाखाएं निकाली जाती है, यानी कि नहर के रूप में क्या निकाली जाती है? शाखाएं निकाली जाती हैं। अब समझिए, इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ आपके लिए। देखिए ये तो हो गई आपकी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। देखिए यहाँ से लेकर के चलती है, यहाँ के मसीताबाली हेड ये आपके राजस्थान हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और मसीताबाली हेड से लेकर के ये आपके मोहनगढ़ जैसलमेर यानी कि मोहनगढ़ जैसलमेर तक प्रवेश करती है। आप इसको समझ सकते हो, इस तरह से देख सकते हो, ठीक है ना। तो मसीताबाली हेड से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक प्रवेश करती है। ये आपका दाईं ओर का हिस्सा हो गया। इधर क्या है कि इधर तो है ढलान। क्या है? ढलान। ढलान होने की वजह से पानी आसानी से चला जाता है और नहरों के जरिए पानी जाता है, तो इस प्रकार की नहरों को क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। लेकिन अगर इधर की बात करें ना, तो इधर इसका क्षेत्र है ऊंचा, और ऊंचा होने की वजह से इसमें जो पानी है आसानी से नहरों में जाता नहीं है। नहीं जाता तो क्या किया जाता है? पानी को ऊपर उठाया जाता है। क्या किया जाता है? ऊपर उठाया जाता है, और ऊपर उठाने के बाद इसको दोबारा से नहरों में भेजा जाता है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार की परियोजना को क्या कहेंगे, लिफ्ट नहर परियोजना, यानी कि उठाने वाली नहर परियोजना। तो इस प्रकार से ऊपर उठे हुए पानी को दोबारा से नहरों के जरिए भेज दिया जाता है नीचे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए इधर तो आपकी चलती है शाखाएं और इधर चलती है आपकी लिफ्ट नहरें। समझ में आ गया। अब समझिए, एकमात्र शाखा किधर की तरफ, बाईं तरफ, एकमात्र शाखा जिसका नाम है रावतसर। क्या नाम है जिसका नाम है रावतसर। तो रावतसर एकमात्र शाखा जो किधर की तरफ है, बाईं तरफ चलती है। तो इधर की तरफ एकमात्र शाखा चलती है। इसका मतलब ये जो रावतसर शाखा है इसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती इसका पानी, ये इसका ढलान ऑटोमेटिक चलता है। लेकिन रावतसर शाखा के आगे जितनी भी शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी शाखाएं दिख रही हैं, ये सारी की सारी शाखा को पानी ऊपर उठाया जाता है मशीनों के जरिए, पर उसके बाद इनको बहाया जाता है नहरों में। ठीक है ना। इस प्रकार से इन नहरों को हम लिफ्ट नहर कहते हैं। अब समझिए पहले शाखाएं कितनी है, शाखाएं अपनी है 9 और लिफ्ट नहरों की यदि बात करें तो लिफ्ट नहरें मुख्यतः 7। ठीक है ना। अब समझते हैं शाखाएं कौन कौन सी समझिए। देखिए हम शुरू करते हैं मसीतावाली हेड से लेकर के कहाँ तक चलेंगे, हम चलेंगे मोहनगढ़ जैसलमेर तक। ठीक है ना। तो मसीतावाली हेड से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक चलेंगे और एक एक शाखा को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है सबसे पहली शाखा जिसका नाम है सूरतगढ़ शाखा, उसके बाद अनूपगढ़ शाखा, और उसके बाद पोंगल शाखा, फिर दंतौर, फिर बरसलपुर, फिर आपकी आएगी चरड़ावाला, फिर आपकी आएगी शहीद वीरभद्र, फिर सागर मलगोपा। इस तरह से टोटल 9 शाखा हैं। अब 9 शाखाओं के जिले कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है। देखिए सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये दोनों शाखाएं, ये दोनों शाखा कहाँ पड़ती हैं, श्री गंगानगर में। ठीक है। उसके बाद पोंगल शाखा, दंतौर शाखा और बरसलपुर ये दोनों की दोनों कहाँ पड़ती हैं, तीनों की तीनों बीकानेर में। ठीक है। उसके बाद पड़ती है आपकी चरड़ावाला शाखा, ये पड़ती है आपकी जैसलमेर बीकानेर में। उसके बाद पड़ती है आपकी शहीद वीरभद्र प्लस में सागर मलगोपा, ये आपकी पड़ती है जैसलमेर में, सिर्फ जैसलमेर। और जो ये आपकी चरड़ावाला ना ये वाली शाखा ये आपकी जैसलमेर प्लस बीकानेर दोनों, यानी कि पहले तो ये बीकानेर में जाएगी उसके बाद जैसलमेर में जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी 9 शाखाएं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं लिफ्ट नहर कौन कौन सी। समझिए इसकी 9 लिफ्ट नहरें, इनको समझ लीजिए। ठीक है। लिफ्ट नहर कौन कौन सी, सबसे पहली है आपकी चौधरी कुम्हारम, उसके बाद आएगी आपकी कुंवर सेन, उसके बाद आपकी पन्नालाल बारूपाल, फिर उसके बाद है आपकी डॉक्टर करण सिंह, फिर गुरु जाम्बेश्वर और एक है आपकी जय नारायण व्यास। ठीक है ना। इस तरह से आपकी ये 7 परियोजना है। अब 7 परियोजना के बारे में हम समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए 7 परियोजना किस किस जिले में है इस चीज को समझ लिए। जो आपकी चौधरी कुम्हारम शाखा है वो आपकी हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू इन जिलों में है। जो आपकी कुंवर सेन शाखा है वो आपकी भीलवाड़ा प्लस बीकानेर में है। आपकी जो पन्नालाल बारूपाल है वो आपकी बीकानेर प्लस नागौर में। समझ लेना एक एक चीज को। एक है आपकी वीर तेजाजी, ये आपकी बीकानेर में, कहाँ पर है, बीकानेर में। जो आपकी डॉक्टर कर्ण सिंह है ये आपकी जोधपुर और बीकानेर में है। जो आपकी गुरु जाम्बेश्वर है ये आपकी जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में है। और एक है आपकी जय नारायण व्यास, ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी जैसलमेर में। ठीक है। इस बात को आप याद रख लेना। कहाँ पर है ये, जैसलमेर में। मैंने लिखा है नहीं है यहाँ पर, मैंने अतिरिक्त लिख दिया है इसकी जगह से। इसका मतलब है मैं इसको छूट गया था, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। ये जय नारायण व्यास शाखा कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको इस शाखा सारा कुछ समझा दिया है, आपके समझ में आ गया। अब समझिए इसको। देखिए मैंने आपको शाखाएं करवा दिया। उसके बाद 9 शाखाएं कौन कौन सी है, कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी शाखाएं, सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद मैंने आपको ये जो शाखाएं लिफ्ट नहर परियोजना कौन कौन सी है और कौन कौन से जिले में, मैंने आपको सारा कुछ करवाई दिया है। ठीक है ना। देखिए इसका जो पीडीएफ है ना, इसका जो पीडीएफ पार्ट प्रथम का और पार्ट सेकंड का दोनों का जो पीडीएफ है मैं एक साथ डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना। आप वहां पर जाकर के इस वीडियो के पीडीएफ को देख लेना। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से आगे। देखिए यहाँ से आगे मैंने आपको एक नोट लिखा रखा है, इस नोट को समझिए। इस शुरू में इसका नाम क्या था, राजस्थान नहर था, मैंने आपको बताया था। तथा 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की हो जाती है मृत्यु, और मृत्यु होने के बाद इसका नाम IGNP रखा गया। क्या रखा गया, IGNP रखा गया। मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ को समझ लेना। उसके बाद समझिए नहर से वर्तमान में सिंचाई कितनी की जाती है। यदि हम बात करें IGNP की, तो IGNP नहर से वर्तमान में कुल कितनी सिंचाई की जाती है, वर्तमान में कुल 16.17 लाख हेक्टेयर पर, राजस्थान के कुल 16.17 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की जाती है, याद रखना। देखिए आपको मैंने इसकी लंबाई नहीं लिखाई थी, इसकी लंबाई कितनी है, तो मैं आपको इसकी लंबाई समझा देता हूँ। तो देखिए लंबाई समझते हैं कितनी है। लंबाई वैसे इसकी पूरी नहर की अगर बात करें तो 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल नहर की। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में लगभग 470 के समथिंग इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी, 470 किलोमीटर के समथिंग। और अगर छोटा मोटा अगर मिस्टेक हो गया होगा तो आप समझ लेना। देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम हरीके बैराज बांध से। तो हरीके बैराज बांध से हम चलते हैं मसीतावाली हेड तक। कहाँ तक, मसीतावाली हेड तक। इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। ये कहाँ पर है आपको, ये आपको पंजाब प्लस हरियाणा इन दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलेगी ये लंबाई। ठीक है, पंजाब प्लस हरियाणा। अब मसीतावाली हेड से, कहाँ से, मसीतावाली हेड से हम चलेंगे कहाँ तक, पुंगल बीकानेर तक। कहाँ तक, पुंगल बीकानेर तक। तो पुंगल बीकानेर तक पहुंचे तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पर इसकी लंबाई है 189 किलोमीटर। अब ये राजस्थान वाला हिस्सा शुरू हो जाता है यहाँ से।
और पुंगल बीकानेर से, कहाँ से, पुंगल बीकानेर से हम चलते हैं जैसलमेर तक। कहाँ तक, जैसलमेर तक, मोनगढ़ वाले हिस्से तक। और यहाँ तक इसकी लंबाई लगभग आपकी 256 किलोमीटर। कितनी, 256। इस तरह से समझ लीजिए 256 किलोमीटर, ठीक है ना। तो राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, राजस्थान वाला तो ये हो गया पूरा हिस्सा, ठीक है। राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई होगी 189 प्लस 256, इसको काउंट कर लीजिए, ये तो होगी आपकी राजस्थान की लंबाई। अगर इसकी हरिके बांध से लेकर के जैसलमेर हनुमानगढ़ तक, अगर इसकी जैसलमेर मोहनगढ़ तक बात करें तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 204 प्लस 189 प्लस 256, ये सारे के सारे आप काउंट कर लेना कितनी है, 204 और आपकी 189 प्लस 256, ठीक है। लगभग आपको कितना बैठ जाएगी, 649 किलोमीटर। लगभग आपको 649 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं आईजीएनपी के लाभ और हानि की, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको लिखा रखा है आईजीएनपी के लाभ क्या हैं और हानि क्या है। समझिए आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ कौन कौन से हैं। देखिए इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई में वृद्धि हुई है। आपको सभी को पता है इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान के लिए एक तरह से गंगा साबित हुई है। उसके बाद खाद्यान्नों में इसमें आत्मनिर्भरता ही, जो पश्चिमी राजस्थान है वो अपना खाद्यान्न खुद बुवाई कर सकते हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, वनस्पति चारागाह का भूमि का विकास, मरुस्थलीय जैव विविधता में बढ़ोतरी, मरुस्थलीकरण पर भी नियंत्रण हुआ है, औद्योगिक विकास भी हुआ है, जल विद्युत उत्पादन में भी इसमें लाभ मिला है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट हैं। अब एक बात बताइए, जिस चीज़ का लाभ होता है उसकी हानि भी तो होती है। अब देखिए हानि कौन कौन सी है। हानि इसकी दो मुख्य थी, मैंने आपको लिखा दी। पहली तो है इसकी लवणीयता की समस्या, यानी कि लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है। दूसरी पॉइंट यानी कि पानी में लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है। देखिए पानी में अगर सपोज कीजिए यहाँ से आपकी नहर बह रही है, यहाँ से नहर बह रही है, पश्चिमी राजस्थान से होकर आ रही है, तो सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका अनुपजाऊ वाला हिस्सा, ठीक है ना। उपजाऊ वाला ये हो गया आपका उपजाऊ वाला हिस्सा। तो ये नहर यहाँ से पानी लेके आएगी, यहाँ से पानी लेके आएगी तो यहाँ पर प्रवेश करेगी उपजाऊ वाले हिस्से में, तो यहाँ से ये अनुपजाऊ वाले हिस्से में से लवड़ लेके आएगी। क्या लेके आएगी, लवड़। और लवड़ लेकर आएगी तो इस हिस्से में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर भी लवड़ता आ जाएगी इस हिस्से में। जो पहले उपजाऊ था अब ये कैसा हो जाएगा, ये अनुपजाऊ हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको लवड़ता की समस्या देखने को मिलती है। दूसरा सेम समस्या हमको देखने को मिलती है जिसको हम वाटर लैगिंग बोलते हैं। तो सेम समस्या मैंने आपको 2-3 बार समझा दिया, ठीक है। तो इसको बार बार समझने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सेम समस्या क्या है। तो जिनको समझ में नहीं आया फिर भी मैं समझा देता हूँ, समझ लीजिए दोबारा से। सेम समस्या क्या होती है, देखिए राजस्थान में अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो ये आपकी आईजीएनपी नहर बह रही है, ठीक है। इसमें क्या है, राजस्थान में आपको रेत देखने को मिलेगा और नहर में क्या है, पानी। तो रेत प्लस पानी आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, दलदल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, दलदल। तो दलदल बना लेंगे तो ये दलदल किन भूमि पर बनता है, ये दलदल बनता है आपकी उपजाऊ भूमि पर। किन पर बनता है, उपजाऊ भूमि पर ये दलदल बन जाता है। दलदल बनने से क्या होता है, जो इसके नीचे लवड़ दबे होते हैं ना, वो लवड़ सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने की वजह से इसमें क्या लवड़ीयता की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हमारी भूमि कैसी हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। तो इस प्रकार से दलदल वाली प्रक्रिया से लवड़ों का ऊपर उठना क्या कहलाता है, सेम समस्या कहलाता है, ठीक है ना, याद रखना। ये आपकी सेम समस्या होगी, आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आईजीएनपी की कुछ पेयजल परियोजना और है, उनको समझ लेते हैं, समझिए। लेकिन इससे पहले इसको लाभ किन किन जिलों को हुआ वो देख लेते हैं। आईजीएनपी से राजस्थान के 10 जिले लाभान्वित है। कितने जिले, 10 जिले। कौन कौन से, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, बीकानेर। ये सारे के सारे आप याद कर लेना, ये तो आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आईजीएनपी पेयजल की परियोजना, ठीक है। देखिए आईजीएनपी पेयजल की परियोजना कौन कौन सी है। इसमें 2-3 परियोजना मुख्य थी, मैंने आपको लिखवा दी। एक तो है कि कवरसेन लिफ्ट परियोजना। कौन सी है, कवरसेन लिफ्ट परियोजना। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आईजीएनपी से निकलने वाली पेयजल परियोजना का मतलब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकलने वाली ऐसी नहरें जो सिर्फ यानी कि पीने के काम आती है, यानी कि पीने का जल उपलब्ध कर पाती है, उनको बोलती है पेयजल परियोजना, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यह आती है कवरसेन परियोजना आपके लिए किन किन जिलों को पानी देती है पीने के लिए, बीकानेर और श्रीगंगानगर को देती है और दोनों के लगभग 228 गांवों को पानी देती है। और यदि लूड़ क्रशण की बात करें तो लूड़ क्रशण में लगभग आपको सिंचाई के लिए पानी देती है, जो कि कहाँ की तहसील है, बीकानेर की तहसील है, ठीक है ना। तो लूड़ क्रशण में आपको सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। उसके बाद दूसरी परियोजना आती है आपकी राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। कौन सी, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। ये आपकी कहाँ पर चलती है, आपकी जोधपुर में चलती है। उसके बाद आती है आपकी आपड़ी योजना, जिसको हम गदेली साहिबा योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गदेली साहिबा योजना। इस तरह से देख सकते हो, आपड़ी योजना या फिर गंदेली साहिबा योजना। देखिए इसका प्रभाव किन किन जिलों में है। यदि हम बात करते हैं प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में इसको किन किन जिलों से होकर गुजरा गया, चूरू, हनुमानगढ़, इनमें शुरू की गई। उसके बाद सेकंड चरण में अगर बात करें तो सेकंड चरण में चूरू और झुंझुनू में शुरू की गई थी, याद रखना। तो प्रथम चरण में किन में शुरू की गई थी, चूरू और हनुमानगढ़ में, और सेकंड चरण में चूरू और झुंझुनू में शुरू की गई थी, ठीक है। अगली परियोजना आती है आपकी नर्मदा घाटी परियोजना। कौन सी, नर्मदा घाटी परियोजना। इस तरह से हमने आपको आईजीएनपी परियोजना पूरी करवा दी है। अब हम पढ़ेंगे नर्मदा घाटी परियोजना। देखिए नर्मदा घाटी परियोजना को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम है, इसको समझा देता हूँ। उसके बाद आपको पूरा जो है टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या डायग्राम है,
देखिए ये जो नक्शा मैंने आपको बना रखा है ये पश्चिमी भारत का है, किसका है, पश्चिमी इंडिया का नक्शा है, ठीक है, याद रखना। इसका मतलब हम पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत वाले कौन से जिले में, गुजरात वाला हिस्सा ही है, और ये हो गया आपका राजस्थान वाला, ये कौन सा है, राजस्थान वाला, और ये कौन सा है, गुजरात वाला। हम पढ़ रहे हैं नर्मदा घाटी परियोजना, तो इसमें हमको करना क्या है, देखिए ये आपकी हो गई नर्मदा नदी, कौन सी नदी, नर्मदा नदी हो गई आपकी। और आपको पता ही है नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ ये नर्मदा नदी गुजरात से होकर जा रही है, तो गुजरात से होकर जा रही है तो हमने क्या किया, गुजरात में से यहाँ से एक नहर लेके गए, ठीक है। वो नहर कहाँ पर प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कौन सी जगह पर प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है सीलगांव में, कहाँ पर, सीलगांव में, जालौर में। तो ये नहर कहाँ पर प्रवेश करती है, राजस्थान में सीलगांव जालौर में प्रवेश करती है। उसके बाद इस नहर को थोड़ा सा ऊपर और बढ़ाया गया यहाँ से, तो यहाँ से इसको बाड़मेर तक लाया गया, और बाड़मेर का एक अंतिम बिंदु था इसका गुड़ा मिलाई, कौन सा था, गुड़ा मिलाई बिंदु तक इसको लाया गया। अगर हम बात करें बाड़मेर में, तो बाड़मेर में इसकी दो इससे छोटी छोटी नहरें निकाली गई। कौन कौन सी नहरें थी, एक तो थी आपकी भदरवा, एक थी आपकी पनरवा। ये बाड़मेर से निकाली गई है, किससे, बाड़मेर से निकाली गई है। ऊपर से अगर हम बात करें किसकी, अगर जालौर की बात करें तो जालौर से भी इसकी 3 नहरें निकाली गई थी, मैंने यहाँ पर दर्शाई नहीं है, इसमें थोड़ा सा रह गया था एक पॉइंट। जालौर से 3 नहरें निकाली गई थी, सपोज कीजिए आपका जालौर हो गया, तो जालौर से 3 नहरें निकाली गई थी इस तरह से, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो आपकी सांचौर थी, कौन सी सांचौर, एक थी आपकी पनौरिया, एक थी आपकी भदौरिया, ठीक है ना, भदौरिया पनौरिया और सांचौर, इस प्रकार से 3 नहरें जालौर से और 2 नहरें किससे, बाड़मेर से, कौन कौन सी, भदरवा पनरवा, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें सारा कुछ लिखा दिया, वैसे पॉइंटों में आप क्लियर कर लेना उस चीज़ को। देखिए हम इसके बिंदु पढ़ते हैं। एकमात्र परियोजना है, कैसी परियोजना, एकमात्र परियोजना है जिसमें फव्वारा विधि से सिंचाई करना जो है लागू किया गया है, किससे, फव्वारा विधि से, मतलब इस परियोजना में आप बूंद बूंद सिंचाई करोगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, गुजरात से नर्मदा नदी पर, ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए डिटेल लिखा दिया, समझ लेना। गुजरात से नर्मदा नदी पर राजस्थान के जालौर में सीलगांव में प्रवेश करती है, और उसके बाद बाड़मेर में गोड़ा मिलाई तक जाती है, तथा 2 शाखाएं भदरवा और पनरवा इससे निकाली गई हैं, जो कि सिंचाई के काम आती है, किसके काम आती है, सिंचाई के काम आती है। ये सारा का सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगला बिंदु है इसके आगे, इसकी कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो 74 किलोमीटर, कितनी है, 74 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी जलापूर्ति की बात करें, इसकी जलापूर्ति कहाँ से होती है, सपोज कीजिए अभी हम इस नदी पर दोबारा से जाते हैं। देखिए ये नहर किससे निकाली गई थी, इस नदी से निकाली गई थी, नर्मदा नदी से। तो एक ना एक समय तो ऐसा आएगा ना 12 महीने में, जब नर्मदा नदी में पानी की मात्रा कैसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब पानी की मात्रा में कमी हो जाएगी तो यहाँ तक नहर तक पानी नहीं पहुँच पाएगा, तब इस नहर की जलापूर्ति कौन करेगा, तब इस नहर की जलापूर्ति करने के लिए बांध बनाया जाएगा। तो इस नहर की जलापूर्ति कौन करता है, यही बिंदु मैंने इसमें लिखाया है। देखिए इस नहर की जलापूर्ति सरदार सरोवर बांध से की जाती है, किससे, सरदार सरोवर बांध से की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जालौर में कौन कौन सी परियोजना निकाली गई थी। देखिए मुख्यतः नर्मदा नदी पर जालौर में 3 लिफ्ट परियोजना निकाली गई थी, जिसका नाम है सांचौर, भदौरिया और पनौरिया। ये जालौर में निकाली गई थी 3, ठीक है ना, याद रखना। अब हमारी अगली परियोजना आती है जिसका नाम है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। कौन सी, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। अगर बात करें हम सिद्धमुख और नहर की, तो भाई साहब सिद्धमुख और नहर ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर है, अपने दोनों क्षेत्र हनुमानगढ़ में, कहाँ पर है, ये दोनों क्षेत्र हनुमानगढ़ में पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना हम पढ़ रहे हैं। तो इसको हमने 2 भागों में बांट रखा है, कितने भागों में, 2 भाग। देखिए इस भाग में तो हमने जो इसका है इतिहास समझाया है, और इस भाग में इसके निर्माण यानी शिलान्यास, इसका उद्घाटन, ये सारा कुछ समझाया है। तो देखिए ये परियोजना हम समझते हैं। देखिए इसमें देखते हैं 1985 में एक समझौता हुआ था राजीव गांधी लोंगोवाला के मध्य। राजीव गांधी पीएम तथा लोंगोवाला पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनके बीच में समझौता हुआ 1985 में, जिसको क्या नाम दिया गया था, जिसको नाम दिया गया था राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता। फिर 1986 में हुआ था इराडी आयोग समझौता। अब इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था रावी प्लस व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग करना, ठीक है ना, इनका उद्देश्य था। उसमें इराडी आयोग की अगर बात करें तो इराडी आयोग में राजस्थान का हिस्सा था 8.6 MAF, ठीक है ना, 8.6 MAF यानी कि 11 फीट था। उसके बाद बात करते हैं सिद्धमुख नहर परियोजना के शिलान्यास की। तो इसका शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 में हुआ था। किसने किया था, राजीव गांधी ने किया था। यदि लोकार्पण की बात की जाए तो इसका लोकार्पण 12 जुलाई 2002 को किया था, मतलब दोबारा से इसका लोकार्पण किया गया था। किसने किया था, सोनिया गांधी ने इसका लोकार्पण किया था। भिरानी गांव में हुआ था, हनुमानगढ़ के में, ठीक है ना। अगर निर्माण की बात किया जाए तो इसके निर्माण में किसने वित्तीय सहयोग दिया था। देखिए इसकी वित्तीय सहायता की थी यूरोपियन आर्थिक संघ ने। किसने, यूरोपियन आर्थिक संघ ने इसकी वित्तीय सहायता की थी। लेकिन यदि वर्तमान में वित्तीय सहायता की बात करें तो वर्तमान में इसकी वित्तीय सहायता कर रहा है नाबार्ड। कौन कर रहा है, नाबार्ड वर्तमान में इसकी वित्तीय सहायता कर रहा है। अब इसका वित्तीय सहयोग नाबार्ड क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि यूरोपीय संघ ने लगभग 1998 तक तो इसका सहयोग किया था। कब तक किया था, 1998 तक। लेकिन उसके बाद हमारे भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, इसकी वजह से यूरोपियन संघ ने 1998 के बाद जो है इसका वित्तीय सहयोग करना बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी सिद्धमुख नहर परियोजना। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, डीपली इसको समझना है तो समझ लेना। वैसे इसमें समझने के वाली कुछ पॉइंट है भी नहीं, इसको आप रट लेना, ठीक है, एक तरह से ही समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं सिंचाई के साधन। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे सिंचाई के साधन कौन कौन से राजस्थान में, लेकिन उनमें आंकड़े नहीं बताए थे। अब आंकड़े भी समझ लीजिए छोटे मोटे। देखिए यदि कुएं की बात करें तो कुएं की सर्वाधिक सिंचाई होती है 24% जयपुर में, और नलकूपों की बात करें तो नलकूप में लगभग 42%, यानी कि 42%
1% नलकूपों से सिंचाई होती है वो कहाँ पर होती है, वो भी जयपुर में होती है। नहरों से सिंचाई होती है श्रीगंगानगर में। तालाबों से होती है भीलवाड़ा में 1%, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और अन्य पर जो है स्रोतों से सिंचाई होती है वो 3% होती है, ठीक है ना। ये सारे के सारे हमारे सिंचाई के साधन है, वो अपने राजस्थान के सिंचाई के साधन है। ठीक है, मैंने नोट लिखा है स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना ये की यदि बात करें, जो अपना भारत स्वतंत्र हुआ था कब 1947, तो 1947 के बाद उसकी जो प्रथम परियोजना आई थी, हम भारत की बात करें राजस्थान की बात नहीं कर रहे, तो भारत के क्षेत्र में अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले परियोजना आती है स्वतंत्र भारत की दामोदर घाटी नदी परियोजना। कब आई थी, 1948 में आई थी, याद रखना। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है दामोदर घाटी नदी परियोजना। यदि बात करें कृत्रिम सिंचाई परियोजना की, तो कृत्रिम सिंचाई परियोजना की यदि बात करेंगे तो कौन सी आएगी, IGNP। कौन सी आएगी, IGNP, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना चैप्टर होता है भाई फिनिश। आप सभी से मेरा इतना निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, यदि आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।